नमस्कार दर्शक मित्रों, हेल्थ प्लस के आज के कार्यक्रम में मैं नीतल शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हेल्थ प्लस में हम आपके लिए लेके आते हैं हेल्थ रिलेटेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हेल्दी रहने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं, जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। बहुत सारे हमने आज तक क्योर्स के बारे में सुना हुआ है, और आज हम आपके लिए जो इंडियन कल्चर फॉलो करता है वो ट्रीटमेंट मेथड के बारे में बात लेके आए हैं, एंड दैट इज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेथड। और इस इंफॉर्मेशन को लेके आए हैं हमारे साथ आज डॉक्टर सुहेल दलाल। सुहेल जी, वेलकम टू दिव्यांग न्यूज चैनल, वेलकम टू हेल्थ प्लस प्रोग्राम। सुहेल जी ने किया है BAMS फ्रॉम गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जामनगर, and he has done MD in alternative medicines, and he has also done Panchkarma specialization from Vaidya Ratnam Ayurveda Foundation, Kerala, and right now he's practicing since 2012 and have treated more than 6 to 7,000 patients. तो सर, आपने इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है इतने कम समय में, एंड आपका जो सक्सेस रेशियो है वो भी बहुत ही अच्छा है, एंड दैट प्रूव्स दैट आयुर्वेदा इज अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मेथड। तो सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आयुर्वेदा क्या है, व्हाट इज आयुर्वेदा? जी, आयुर्वेदा जो है उसको एक शब्द में या तो 5 मिनट में या 10 मिनट में डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो इंडियन कल्चर है, हमारा देश जो है, उसकी जो लाइफस्टाइल है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने जो पुराने जो लोग हैं और पुराने जो रीति रिवाज हमारे चले आए हैं, वो सारे आप आयुर्वेदा ही उसको कह सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा का मतलब होता है आयुष्य वेदम इति आयुर्वेदा। आयुष्य के वेद को हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुषः वेदः इति आयुर्वेदा। जो वेद आयुष्य के बारे में, मतलब हमारा जो जीवन है उसको कैसे जीना है, उसको जो समझाता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद एक प्राचीन इंडियन कल्चर मेडिसिनल सिस्टम है, और इसके रचयिता जो हैं वो लाइक चरक संहिता, चरक आचार्य जो हैं, फिर सुश्रुत हैं, फिर वाग्भट जी हैं, उसके बाद भाव प्रकाश, ऐसे बहुत सारे जो आचार्य थे। ये मैं आपको बताना चाहूँगा 4500 साल पुराना साइंस है, और आज तक 4500 साल के बाद भी आयुर्वेदा मेडिसिन्स और आयुर्वेदा की जो लाइफस्टाइल, जो दिनचर्या जिसे हम बोलते हैं, जो ऋतुचर्या बोलते हैं, जो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, जो नियम है, वो 4500 साल के बाद भी उसी तरीके से काम करते हैं। So it is a ancient science, and yes, it has been successful. That is why it has been followed since so many years. तो सर, आयुर्वेदा के बारे में तो आपने बहुत ही मतलब जानकारी अच्छी दी है, लेकिन आयुर्वेदा हमारे जो दर्शक है, जनरल पब्लिक है, उसके लिए कैसे हेल्पफुल रह सके? सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल प्रॉब्लम है वो है ओबेसिटी। वेट बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ जाता है, तो ओबेसिटी के लिए आयुर्वेदा हेल्पफुल रह सकता है? ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं ओबेसिटी के। अच्छा। और मैं 2012 से प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे केस आते हैं ओबेसिटी के लिए। कहाँ से, पूरे इंडिया से, बाहर से, अब्रॉड से, हर जगह से लोग आते हैं और ओबेसिटी का प्रॉब्लम लेके आते हैं। अब एक्चुअली आयुर्वेदा इसमें कैसे हेल्प करता है मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद का जो मोटो है वो सिर्फ रोगों को ठीक करना नहीं है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना और जो रोगी है उसके रोग को ठीक करना, ये आयुर्वेद का मोटो है। और ओबेसिटी को हम स्थौल्य रोग बोलते हैं। आयुर्वेदा जो है ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको स्थौल्य रोग बोलते हैं। और जो
कुछ डिसीज़, बड़े बड़े डिसीज़ आप कह सकते हैं, उनमें से एक डिसीज़ जो है वो ओबेसिटी है। पुराने समय में आपको पता होगा कि हम जब गांव में रहते थे या छोटे मोटे सिटी में रहते थे, तो कोई एक आधा मोटा आदमी दिख जाता था तो उसे हम मोटा बोलते थे। हाँ जी। आजकल वो ट्रेडिशन चेंज हो चुका है और आज हर घर में 2 से 3 लोग जो है वो ओबेसिटी से पीड़ित है। तो ओबेसिटी, खाते पीते घर के लोग हैं सर, तो फिर वो ओबेसिटी के शिकार होंगे ही ना। देखिए, खाते पीते घर के लोग पहले भी थे, लेकिन खान पान जो है वो हमारा चेंज हो गया है। हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारी ऋतुचर्या है, वो चेंज हो गई है। हम कहने के लिए तो आधुनिक हो गए हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे उसको हम भूल चुके हैं। हाँ उसी की वजह से आज के दिन में, अगर आप आज की डेट में देखो तो हर घर में आप देखो तो 5 या 6 लोग रहते हैं, तो उसमें से 3 मोटापे से शिकार है। सही बात है जी। और ओबेसिटी में आयुर्वेदा का अगर हम रोल देखने जाएं तो ओबेसिटी का क्योर आप ऐसा कह सकते हैं कि आयुर्वेदा में ही है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। और ये मैं कहूँ तो ये बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आयुर्वेदा से आप ओबेसिटी को बिल्कुल हरा सकते हैं और ओबेसिटी पे आप आराम से ओवरकम कर सकते हैं। तो सर अभी आपने जैसे बताया कि हर घर में 6 में से 3 लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, बहुत सही बात है। तो इसका कारण क्या है? जी, ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। ओबेसिटी का कारण ये कैसे हो गया कि आज से 25-30 साल पहले अगर हम देखने जाएं तो इतना मोटापे का रोग नहीं था, लेकिन सडनली ये 20-25 साल में ऐसा तो क्या हुआ कि आज मोटापा जो है वो एक बहुत बड़े रोग के स्वरूप में बाहर आ गया। उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल आज से 20-25 साल पहले थी, तो हम बड़े घरों में रहते थे, घर की साइज़ बड़ी थी, ऊपर नीचे होना, चढ़ना उतरना दिन में 10 बार होता था। उसके बाद आप सोचो, घर की जो लेडीज़ थे तो वो लोग घर का खाना खुद बनाते थे, बर्तन पोछा झाड़ू कपड़े सब खुद करते थे, तो उनकी एक्सरसाइज उसमें हो जाती थी। अभी सबसे बड़ा रीज़न क्या हो गया? फ्लैट सिस्टम में हम आ गए, ऑफिस सिस्टम में आ गए, वर्किंग लेडीज़ हो गए, जेंट्स भी जो हैं वो पहले खेती का काम करते थे या ऐसा कोई काम करते थे। पहले के ज़माने में ओबेसिटी जो थी वो राजाओं का रोग था कि जो बैठते थे पूरा दिन उनको ये रोग होता था, राजा लोग मोटे होते थे। अभी हर आम आदमी मोटा हो गया, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि जिसमें लोग ऑफिस कल्चर में है, जाके टेबल पे बैठना, घर पे जाके बैठ जाना और सो जाना, खाना पीना और सोना। उसके अलावा हमारी लाइफ में एक्टिविटी कम हो गई। मतलब पहला रीज़न जो है वो है हमारी सिटिंग लाइफस्टाइल, मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। दूसरा जो रीज़न है वो हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना मतलब हम रात को लेट से सोते हैं, दिन में लेट से उठते हैं और दोपहर के दरमियान हम ज़्यादातर लोग सोते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसको आयुर्वेद में बताया गया है दिवस्वप्नम। दिन में सोने से शरीर में कफ की वृद्धि होती है और वो जो विकृत हुआ हुआ कफ जो बॉडी में बढ़ता है उससे हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होता है और ओबेसिटी यानी कि मोटापा आता है। तीसरा, आज की डेट का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न और जिसका में आप हर आदमी शिकार है वो है हमारी इर्रेगुलर फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल और हमारी फूड हैबिट वो बिल्कुल ही इर्रेगुलर हो गई है। पहले के टाइम में अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाओ, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो पहले जो लोग थे वो दोपहर को 10 से 12 बजे खा लेते थे और शाम को जो है वो सूर्यास्त के समय 7-8 बजे खा लेते थे, 10-10:30 बजे सो जाते थे। अब आप देखिए आज क्या है, आज लोग सुबह 10 बजे उठते हैं, 11-12 बजे ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में लोग खाते हैं ब्रेड एंड बटर। गलत खुराक है, मतलब लाइफस्टाइल और फूड दोनों गलत हो गया। दोपहर के खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल होती है, और रात को लोग देरी से खाते हैं 10-11 बजे और खाना खा के सो जाते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल और फूड हैबिट में जो चेंजेस हुए बिकॉज ऑफ जो हमारी सिटी में रहने वाली लाइफस्टाइल हुई, जो हमारी फास्ट लाइफ हुई, उसकी वजह से जो चेंजेस हुए, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ओबेसिटी का। अच्छा, तो ओबेसिटी के रीजंस के बारे में तो आपने बताया, इसके साथ ही ओबेसिटी के कारण हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, ओबेसिटी जो है ना ये एक रोग आप उसको नहीं कह सकते। तो सर आपने ये तो हमें ओबेसिटी के रीजंस के बारे में बताया, लेकिन ओबेसिटी जो है, जो मोटापा है, उसके कारण रोजिंदे जीवन में
और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी मतलब नॉलेज दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। जी देखिए, ओबेसिटी जो है ना, इसको आप एक रोग नहीं कह सकते हैं। ओबेसिटी जो है ये काफ़ी सारे रोगों के पीछे का एक कारण है। जैसे ओबेसिटी की वजह से आपको डायबिटीज़ होता है, वो लोग ओबेज होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ आप देखिए तो ओबेज लोग होते हैं ज़्यादातर। अच्छा। दूसरा, आप थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन डिसीज़ है, उसमें भी हाइपोथायरॉयड में ओबेसिटी होती है। तीसरा, ओबेसिटी की वजह से आप Sir, देखो। I would like to interrupt over here because you have told about thyroid, but what I have heard is thyroid होने से obesity होती है। हाँ, वाइसा वर्सा दोनों पकड़ सकते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म वीक होता है और ओबेसिटी होती है। तो ये ओबेसिटी के साथ जो कोरिलेटेड डिसीज है, या इट इज कोरिलेटेड जी, वो कोरिलेटेड डिसीज है, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, आप देखिए यूरिक एसिड, गाउट का प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को। अच्छा। ओबेसिटी के ओबेज लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उसके बाद आप देखें तो डिस्लिपिडेमिया होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। ये प्रॉब्लम भी जनरली ओबेज लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ जी। उसके बाद आप हाई ब्लड प्रेशर ओबेज लोगों में ऑब्वियसली ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे काफ़ी सारे डिसीज आप देख सकते हैं। हार्ट रिलेटेड आल्सो बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिसीज, आते हैं। क्योंकि आपको श्वास में कष्टता होगी तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। या दैट्स ट्रू। तो हाँ जी, ओबेसिटी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और वो ना हो इसके लिए हमें ओबेसिटी को क्योर करना बहुत ज़रूरी है। और आपसे सर हम यही चीज़ जानने के लिए उत्सुक है कि हमारे दर्शक में सब जिसको भी ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन क्या है, हाउ टू क्योर ओबेसिटी। सही बात है। देखिए, ओबेसिटी का क्योर जो है ना, उसके पहले सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ओबेसिटी आने ही ना दे। आपको ऐसा लगता है, बहुत सही बात है जी, इफ़ यू आर स्टार्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मोटापा आने लगा है या कपड़े टाइट होने लगे हैं, तो आप तुरंत ही कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, या तो फिर अपनी लाइफस्टाइल को आप ऑब्जर्व करें। जो मैंने आगे कारण बताए उसमें से अगर कोई भी कारण अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल में दिखता है तो आप उस कारण को दूर कर दीजिए। ओबेसिटी जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ये तो हुआ कि आप उसको आने ना दें। हाँ जी। अगर ओबेस हो चुके हैं, जनरली फीमेल्स में हम देखते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद या उनकी सिजेरियन होने के बाद या हिस्टेरेक्टोमी गर्भाशय निकालने के बाद भी उनमें मोटापा आ जाता है। उसके बगैर भी जेंट्स में भी मोटापा आता है, ओवर खान पान की आदत की वजह से। अब मोटापा आ ही चुका है, हाँ जी। तो भी जो आगे मैंने आपको कारण बताए कि ओबेसिटी के जो रीजंस हैं, सबसे पहला उसका सॉल्यूशन ये है ओबेसिटी का कि अगर आप कोई नशाकारक चीज़ का सेवन करते हैं, जैसे कि चाय पीते हैं। अब ज़्यादातर लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि सर मैं तो इतना खाता ही नहीं हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़ता है। लेकिन जब हम उसकी लाइफस्टाइल में सुबह से लेकर रात तक की जो लाइफस्टाइल है उसमें डीप में जाते हैं तो बोलता है मैं दिन में 8 कप या 10 कप चाय पीता हूँ। अच्छा। अब इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। 1 कप चाय में 1 चम्मच शुगर जाएगी, 8 कप लोगे तो 8 चम्मच शुगर जाएगी। तो सबसे पहला रीज़न चाय जो है इसको आप छोड़ दीजिए। आप देखिए इंडिया के बाहर आप जाओगे तो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है, आप देखिए कहीं पे भी जाओगे तो ब्लैक टी पीते हैं लोग। हमारे यहाँ ही दूध वाली चाय पीते हैं और उससे इंडाइजेशन होता है। दूसरा, चाय है, कॉफ़ी है। तो सर आप ये सजेस्ट करते हैं कि चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। सजेशन तो ये है कि चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में अब लोग चाय से, क्योंकि हमारे देश में तो चाय के बगैर चलता नहीं है, सुबह नहीं होती है लोगों की। तो आपने जो पहला ही सॉल्यूशन दिया वहीं पे हम तो भागने का सोच रहे हैं। अगर आपका मन मक्कम है तो उसको छोड़ दीजिए। हाँ अगर नहीं है तो फिर आप एक काम करिए, आधा कप सुबह में पी लीजिए। हाँ और जी। अगर थोड़ा सा दृढ़ता आती है तो दूध निकाल के उसको ब्लैक टी कर दीजिए या ग्रीन टी कर दीजिए। इफेक्ट तो आपकी बॉडी को वही मिलने वाला है, आप रिफ्रेश भी हो जाएंगे और उससे मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। सेम रोल कॉफ़ी का भी है। अच्छा। आप कॉफ़ी को छोड़ दीजिए या तो फिर आप ग्रीन कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी पे चले जाइए। ओके। तीसरा, आप ठंडा पानी पीने का बंद कर दीजिए। देखिए आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु माने मई और जून महीने के अलावा ठंडा पानी आप न पिए। ओके। तो ठंडा पानी जो है उसको न पिए। फिर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड ओबेसिटी। क्योंकि उसमें जो अंदर सैचुरेटेड अंदर में जो शुगर है उससे बहुत वेट गेन होता है। हमारी किडनी और हार्ट पे उसके बहुत दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो आप कोल्ड ड्रिंक को छोड़ दीजिए। ये चीज़ें तो आप छोड़ सकते हैं, जैसे ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक है। फिर आइसक्रीम खाने का। ठंडा पानी के लिए
फ्रीज का पानी ही ठंडा होता है कि कई बार जी। मटके का पानी जो होता है वो भी अगर ठंडा है तो इज इट रिकमेंडेबल और नॉट रिकमेंडेबल? सी वो तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं, मटके का पानी आप पी सकते हैं, जो नेचुरल चीज़ है वो आप ले सकते हैं। फ्रिज का तो बिल्कुल अवॉइड करें और हो सके तो रूम टेम्परेचर का पानी पिए। अगर आप मई और जून जैसी गर्मियां हैं उसमें आप ठंडे पानी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप उसका सेवन न करें तो बेटर रहेगा। और जो लोग बहुत बाहर से गर्मी में से आते हैं करते हैं तब बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और उस टाइम ऐसा ही मन होता है कि हम ठंडा पानी पिए। बिल्कुल पी सकते हैं। सीधा फ्रीज पे ही हाथ जाता है बाहर से आने के बाद, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? उसके लिए कैसा है कि मैंने आपको आगे ही बताया कि ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें आप ले सकते हैं। बाकी आप मटके का पानी भी यूज कर सकते हैं, वो भी ठंडा ही होता है और वो भी उतनी ही तृप्ति करवाता है। वो तो मैं कह सकता हूँ फ्रिज के पानी से ज्यादा आपको तृप्त करता है। अच्छा, ओके, सो ट्राई टू यूज एज नेचुरल थिंग्स एज पॉसिबल, हो सके उतना ठंडा पानी अवॉइड कीजिए। जी। एंड उसके आगे देखिए हमारा आइसक्रीम का ट्रेंड हो चुका है। जनरली हम कोई गेस्ट आते हैं तो आइसक्रीम देते हैं। हाँ जी। रात को भी सब आइसक्रीम खाने के लिए ग्रुप में जाते हैं, ज्यादातर आइसक्रीम पार्लर रात को ही चलते हैं। हाँ। तो उसको हो सके उतना अवॉइड करिए। अगर आप हफ्ते में एक बार खाते हैं तो महीने में एक बार कर दीजिए। ओके, उसको हो सके उतना रिड्यूस करना है। आइसक्रीम लेकिन आइसक्रीम में ऐसा नहीं है कि वो दूध मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर में काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें। अच्छा। और आयुर्वेद के हिसाब से आप देखें तो वो एक विरुद्ध आहार भी है, तो उसको न लें और रात्रि के समय बिल्कुल न लें। हाँ जी, रात्रि के समय ठंडा जी नहीं लेना चाहिए। हाँ जी। और फिर चॉकलेट्स हैं, हाँ जी, वो सेम एक जैसी चीज़ हो गई, आइसक्रीम जैसी। हाँ हाँ। फिर स्वीट्स है, ये तो सारी चीज़ें सबको पता होती है कि भाई मीठा नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खानी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैलोरी हम इंटेक करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल में ज़्यादा हम एक्टिव होते नहीं हैं, तो फिर डिपॉजिट होती जाती है बॉडी में। हाँ जी। और एक बहुत बड़ा चीज़ है जंक फूड। हाँ। जंक फूड का अवॉइड करने का रीज़न ये है कि जंक फूड जैसे ब्रेड है या मायोनीज, चीज़, बटर वाली चीज़ें जो हम बाहर खाते हैं, तो हमें टेस्ट देने के लिए उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं कि जो आयुर्वेद के रूप से विरुद्ध आहार है, कि जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन करने से शरीर में ओबेसिटी तो ठीक, काफ़ी सारे बड़े बड़े रोग होते हैं। तो वो जंक फूड को आप बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि जंक फूड सिर्फ ओबेसिटी के पीछे का एक रीज़न नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल के रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो जंक फूड होता है। इवन कैंसर तक के रोगों का भी पीछे का कारण, एक कारण आप इसको ले सकते हैं, और ओबेसिटी के पीछे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा कारण है। तो जंक फूड को आप बिल्कुल अवॉइड करें। सर, जैसे आपने ये बताया जंक फूड अवॉइड करना है, आपने खास जो चीज़ मेयोनीज के बारे में बताया है, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर उनके लिए चीज़ और ये मेयोनीज इसके बगैर उनको चलता नहीं है। एंड आई फील समवेयर आई हैव हर्ड सम ऑफ द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी व्हेन देयर चिल्ड्रन आर ईटिंग चीज़, कि हाँ भाई दूध नहीं पी रहे हैं तो उसको चीज़ खिला देते हैं। तो हाउ मच डू यू रिकमेंड इट फॉर द किड्स? बच्चों के लिए कितना वो लाभकारक है या नुकसानकारक है? देखिए, लाभकारक तो बिल्कुल नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि कोई भी प्रोसेस्ड करी हुई चीज़ कभी भी लाभकारक नहीं होती है बॉडी के लिए। अच्छा। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वो चीज़ें रिकमेंड करते हैं, तो बच्चे देखो आपकी ही बात मानने वाले हैं। हाँ जी। आप उनकी हैबिट को चेंज करवा सकते हैं। उनको आप कोई डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर विल एक्सप्लेन देम। हाँ। या तो आप अगर अच्छे से समझा सकते हैं तो आप अपने बच्चों को समझा के उनको मिल्क है, माखन है, दही है, छाछ है, उसके ऊपर ले आइए, जो नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे वेट नहीं बढ़ता है और बॉडी को पोषण भी मिलता है। अच्छा, और जो मार्केट में, जैसे आपने अभी माखन बोला, तो मार्केट में मिलने वाला जो बटर है वो रिकमेंडेबल है कि नहीं है? देखिए, अगर फ्रेश क्रीम जो बटर मिलता है अगर वही हम लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन सिटी में प्रोसेस्ड ही होता है ज़्यादातर। हमारे स्टोर में जाते हैं, वो फ्रीजर सेक्शन में से सिलेक्ट करके एक बटर का पैकेट देते हैं, राइट। हाँ, लेकिन तो देखिए, वो हम खा सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है तो खा सकते हैं, लेकिन जो ओबेज हैं, हाँ, जिनका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी में है, जो लोग वजन वेट लॉस करना चाहते हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनका वेट उससे बहुत बढ़ेगा, क्योंकि उनकी पाचन शक्ति, उनकी जो जठराग्नि है वो मंद होती है। हाँ, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उससे मोटापा बढ़ता है। जो पतले लोग हैं वो खा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, हाँ, खाना खाने के बाद कभी भी पानी न पिए, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि भोजनांते विषम वारी, भोजन के बाद पानी पीना विष पीने के समान है।
अच्छा। वो इसलिए क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में पाचक रस पैदा होता है जो खुराक को पचाने का काम करता है। जब आप पानी पीते हैं तो वो जो पाचन की क्रिया चल रही है अंदर, वो ठंडी हो जाती है। जो अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है बॉडी में वो ठंडी हो जाती है, उसकी वजह से खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, आपको इंडाइजेशन होता है, गैस, एसिडिटी और ओबेसिटी भी डेफिनेटली बढ़ती है, क्योंकि इनडाइजेशन से ही ओबेसिटी होती है। ओके, तो आपने जैसे बताया खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन हमारे जो कल्चर में जो है वो कई बार खाने के बाद छाछ, लस्सी, हाँ। ये चीज़ें रिकमेंडेबल है कि नहीं है? देखिए, दोपहर का खाना है अगर, तो आप दही है, छाछ है, लस्सी है, ऐसी चीज़ें खाने के साथ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिव है, जो हाँ जी। आपके खाने को पचाने में हेल्प करती हैं, जिसको हम आज सुनते हैं, हम प्रोबायोटिक मिलता है। ये हाँ सब जी। क्या है? प्रोबायोटिक मीन्स क्या है? वो डाइजेस्टिव है, कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो हेल्प करता है और डाइजेशन को बूस्ट करता है, तो वो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। Okay, so that is not water, it is a digestive juice that we are जी, बिल्कुल। getting. तो हाँ जी, आप छाछ, लस्सी ऐसा सब दोपहर के खाने के बाद ले सकते हैं। एंड व्हाट डू यू रिकमेंड, रात के खाने के बाद क्या लेना चाहिए? रात के खाने से पहले मैं आपको मॉर्निंग की बात करता हूँ। हाँ जी। मॉर्निंग में जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, ये सारी चीज़ें खाते हैं। हाँ। एग्स खाते हैं लोग। तो मॉर्निंग का जो टाइम है ना, उसको आयुर्वेद में कफ का काल बताया गया है। हाँ। मतलब जब हम उठते हैं सुबह में तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, क्योंकि पूरी रात हम सोए हुए हैं, पूरी बॉडी जो थी वो शांत थी, सोए हुए थे हम। तो सुबह के खाने में अगर ऐसी हैवी चीज़ें न खा के अगर हम फ्रूट्स को खाएं ओके। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ्रूट्स जो है उसको इजीली वो डाइजेस्ट भी होंगे, उससे विटामिन्स और शुगर भी अच्छा मिलता है बॉडी को, और हम हेल्दी और एक्टिव भी रह सकते हैं। फिर दोपहर के खाने का जो समय है 12 से 2 में आप दोपहर का खाना खाइए, और वो मेन मील है हमारा। हाँ जी। तो उसको आप अच्छे से खाइए, पूरा खाइए, आराम से चबा चबा के खाइए। फोन पे बातें करते करते, घर में बातें करते करते खाना मत टीवी खाइए। देखते देखते। टीवी देखते देखते मत खाइए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता हम कितना खाना खा लेते रहे हैं। हाँ जी। और रात का खाना जो है ना, उसमें ऐसा बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। हाँ जी। और अब हम सिटी में रहते हैं, जनरली तो सूर्यास्त के टाइम पे सबको घर पे आके खाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप कोशिश करें 8 मैक्सिमम 8:30 तक आप खाना लिमिट करें, और दोपहर का खाना जितना खाएं उससे आधी क्वांटिटी में आप रात का खाना करें। शुगर वाली चीज़ तो रात को बिल्कुल न लें। ओके। और सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन हमने कई जगह पे यही सुना हुआ है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो राजा की तरह करो, दोपहर का खाना आप रेगुलर लीजिए, और रात का वो भिखारी जैसे खाना खाओ। जी जी। तो रात वाली बात तो आपने हाफ कर दी, लेकिन वो सुबह वाला ब्रेकफास्ट हमारा राजा जैसा नहीं आया आपकी बात। ढूंढ रहा हूँ जिसने ऐसा कहा है, जी। उससे मिलना पड़ेगा कि राजा जैसा जिसने कहा है, क्योंकि ये जब से राजा वाली बात आई है ना, तब से ज्यादा लोग मोटे हो गए हैं। हम तो बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट लेते हैं, अच्छे से ड्राई फ्रूट्स ढूंढ के खाते हैं। हाँ, ड्राई breakfast फ्रूट्स आप खा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये हमारी बॉडी में इजीली अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं मॉर्निंग में। दैट यू कैन टेक, बट आप ये ब्रेड बटर वाली बात मत लाइए सुबह सुबह। ब्रेड बटर से वही हमारे डॉक्टर सोहेल जी को बहुत ही प्रॉब्लम है। ब्रेड बटर आप ज़रूर से कैंसिल कीजिएगा। इसके अलावा सर, ब्रेकफास्ट में हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली यहाँ पे गुजरात में ज़्यादातर पराठास है, फिर वो फाफड़ा जलेबी है, उसके बारे में आप कुछ ज्ञान देना चाहते हैं? अब आप देखिए, ज़्यादातर लोगों को हम देखते हैं सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं, 2-4 किलोमीटर वॉक करके आते हैं, फिर फाफड़ा जलेबी खा लेते हैं। तो फिर वो तो वही बात हुई ना कि हमने 500 कैलोरी को बर्न किया और 1000 कैलोरी का इंटेक कर दिया। कभी कभार आप सब चीज़ें खा सकते हैं। देखिए, बैंड जो है वो लाइफ टाइम नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन आज की लाइफस्टाइल में जो जी रहे हैं, हम 4500 साल पहले नहीं जी रहे हैं, जैसे जब आयुर्वेद लिखा गया था। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, सब खाएंगे, मैं भी खाने वाला हूँ। लेकिन कभी कभार यू कैन टेक, उसको आप अपना नियम ना बना ले कि भाई हर हफ्ते खाना है। महीने 2 महीने में एक बार मन हुआ आप खा लीजिए, लेकिन अगर ऐसा खाना आप सुबह में खाते हैं तो फिर आगे का जो मील है ना, उसको लाइट कर दीजिए। ओके। तो सर, ये तो हुई हमारी खाने की बात, और इसके अलावा आपके पास और कोई सॉल्यूशन है फॉर क्योरिंग ऑफ ओबेसिटी? जी, देखिए, ओबेसिटी को अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपको लगता है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट 15-20 किलो ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा है, तो आपको कोई अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलके उनके पास से दवाई करनी चाहिए। अगर आपका वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा है और उसको आप खुद मैनेज करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप सुबह उठकर
जो है वो गर्म पानी पिए 1 गिलास, जिससे आपकी एलिमेंट्री सिस्टम, आपका पेट साफ हो जाएगा। तो सुबह सुबह आपका डाइजेशन, अगर मोशन ठीक से हो गया तो पूरे दिन आपका ठीक जाएगा। फिर सुबह के खाने में जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्रूट्स कंज्यूम करें, दोपहर का खाना अच्छे से खाएं। दोपहर के खाने में एक चीज़ अगर हम करें तो बहुत बेटर रहेगा कि अगर हम रोटी सब्जी खाएं तो दाल राइस ना खाएं, अगर राइस खाते हैं तो रोटी सब्जी ना खाएं। दोनों में से एक चीज़ अगर खाते हैं तो बहुत बेहतरीन रहता है। और रात का खाना जो है वो दोपहर से आधा कर दीजिए। और आप जो मोटापे से पीड़ित हैं तो वो लोग जो है वो रात के टाइम पे खाने के 1-1.5 घंटे के बाद चलने के लिए जाएं। चलना मतलब सिंपल चलना नहीं, अच्छे से फास्ट चले, 3 से 5 किलोमीटर, दिन में 5 से 6 हज़ार स्टेप, रात के टाइम पे 5 से 6 हज़ार स्टेप आप चलिए, ताकि आपको एक फ़ायदा होगा, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, दूसरा आपको नींद अच्छी आएगी और सुबह मोशन ठीक से हो जाएगा। तो रात के टाइम पे चलिए। ओबेसिटी में ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में चलने जाते हैं। हाँ जी। तो मॉर्निंग में चलने से क्या होता है कि हमारा अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, वायु प्रकोपित हो जाता है, उसकी वजह से पूरा दिन भूख ज़्यादा लगती है। तो मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बेस्ट है। लेकिन जो मोटापे से पीड़ित हैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाए, गार्डन में बैठे, फ्रेश एयर ले, लेकिन वॉक जो है वो रात को करें और थोड़ा सा फास्ट करें। सर, ये तो बात हुई हमारी मोटापे के बारे में, आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज यहाँ पे शेयर किया है। इसके अलावा आयुर्वेद जो है वो और कौन कौन से डिसीज में हेल्पफुल रह सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये सुनते हैं ज़्यादातर लोगों से कि अगर इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम हुई है, हाँ जी, तो हमको एलोपैथी में जाना चाहिए। हाँ, और अगर कोई डिसीज़ जो है वो शरीर में घर कर गया है तो फिर हमें आयुर्वेद में जाना चाहिए। हाँ जी, कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि इमरजेंसी में भी आयुर्वेदा में ऐसी मेडिसिन हैं कि जो रोगों को ठीक कर सकती हैं। और अच्छा, पुराने जो हठीले रोग हैं उसके लिए तो आयुर्वेदा सबसे बेस्ट है। या ज़्यादातर आप देखिए पेट की बीमारियां हैं, जैसे कि कब्ज रहना, एसिडिटी हो जाना, गैस की तकलीफ होना। फिर आप बच्चों के काफ़ी सारे रोग हैं, जैसे कि बेड वेटिंग हो जाना बच्चों को होता है, मानसिक विकास अच्छा, कम होना। उसके बाद आप जाए तो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उसमें भी आयुर्वेदा बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। मानसिक रोगों में भी आयुर्वेद का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। काफ़ी ऐसी पंचकर्म की चिकित्साएं हैं कि जिससे मानसिक रोगों में भी रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके अलावा स्किन डिसीज़ में आयुर्वेद के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सोरियासिस है, एक्जिमा है, ऐसे स्किन डिसीज़। फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ हैं, जैसे कि रोमेटोइड आर्थराइटिस जैसे ऑटो इम्यून डिसीज़ हैं, सोरियासिस है, ये सारे ऑटो इम्यून कैटेगरी में आते हैं। उसमें भी आयुर्वेदा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो भी रोग शरीर में आपको ऐसा लगता है कि भाई हम दवाई कर रहे हैं अदरपथी में और हमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं, आप डेफिनेटली आयुर्वेद के दरवाजे पे आइए और उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ जी। सर, ये आपने जैसे बताया कि आयुर्वेद इज़ हेल्पफुल फॉर मेंटल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, तो हमारा जो है यहाँ पे ये दिव्यांग न्यूज़ चैनल स्पेसिफिकली फोकस करता है दिव्यांगों के लिए। जी। तो दिव्यांगों के लिए भी आयुर्वेदा कैसे हेल्पफुल रह सकता है, क्या मदद कर सकता है, वो आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं प्लीज़? देखिए, आई साइट की जो वीकनेस है उसके लिए तो आयुर्वेद में इलाज है, काफ़ी रोग है, लेकिन दिव्यांग जो है उनके लिए आयुर्वेदा में हाँ, हम नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा, ऐसा है। एंड सर, आपने आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। आपने हमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान भी बताया, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पर्सनली आप कितना फॉलो करते हैं? देखिए, पर्सनली मैं जितना हो सके उतना फॉलो करता हूँ, क्योंकि आयुर्वेदा की दिनचर्या के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। आयुर्वेद की जो दिनचर्या है सुबह उठने से लेकर रात को सोते वक्त, हाँ जी, ज़्यादातर फॉलो करने की कोशिश मैं करता हूँ। और ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, अकेला मैं नहीं, मेरी फैमिली भी फॉलो करती है। अच्छा, ये तो बहुत जी, ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैं खुद अगर कुछ कर रहा हूँ तो मैं लोगों को सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फॉलो, देन आई कैन सजेस्ट टू अदर्स। प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, सो दैट्स वेरी नाइस टू नो कि आप खुद फॉलो कर रहे हैं। और आप अगर कर पा रहे हैं तो आई एम श्योर कि हम भी फॉलो कर पाएंगे। और दोस्तों, मैं आप सबसे यही बात कहना चाहूँगी कि हाँ, आयुर्वेद हमारा इंडियन नेचुरल प्रोसेस जो है वो कैसे हमारे कल्चर में है और हम कैसे इसको फॉलो कर सके, इसके लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कंसल्ट कीजिए, और नहीं भी है तो भी आप पंचकर्म से आपके बॉडी को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी नॉलेजेबल बात लेके हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।